नमस्कार, मैं मनोज सर, पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम चर्चा करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। एक अच्छा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस तरह से हमने अन्य प्रकार के विकास को देखा, उसी प्रकार से हम भाषा विकास की बात करेंगे। भाषा विकास भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में देखा जाता है और अक्सर सीटेट वगैरह में, टेट सीटेट दोनों में अमूमन इससे तो एक न एक प्रश्न अवश्य ही मिलना होता है, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो चलिए चर्चा करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। और चर्चा करने से पहले निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए पूर्वांचल करियर क्लासेस। चलिए देखिए, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा योग्यता केवल मनुष्यों में पाई जाती है। ये तो अमूमन देखा जा रहा है कि जो भाषा की योग्यता है, क्षमता है, वह केवल मनुष्यों में पाई जाती है। वैसे भाषा तो सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है, सबकी अपनी भाषाएं होती हैं, लेकिन समझने की क्षमता, सोचने की क्षमता, किससे किस तरह से बातचीत करना है, किससे किस तरह से विचार विनिमय करना है, अगर इन सारी क्षमताओं की बात करें तो ये सिर्फ मनुष्यों में पाया जाता है और ये पशुओं में नहीं पाया जाता। ठीक है, यानी परस्पर संप्रेषण पशुएं तो कर लेते हैं, लेकिन वो उनमें वो क्षमता नहीं होती कि वो दूसरों की भाषा को या दूसरे व्यक्ति की भाषा को सही तरीके से समझ सकें, अर्थयुक्त समझ सकें। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे संभवतः यह विचारों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संभवतः इसलिए विकासात्मक मनोविज्ञान की विभिन्न विषय वस्तुओं में भाषा विकास सर्वाधिक अन्वेषित विषय क्षेत्र है। भाषा का विचार थॉट से घनिष्ठ संबंध है। बच्चों में इस संज्ञानात्मक मानसिक योग्यताओं का विकास अपेक्षाकृत विलंब से प्रारंभ होता है। इसी योग्यता के आधार पर बच्चे लिखना, पढ़ना, बोलना आदि व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, चलिए इसके हम स्वरूप पे बात करें, वो तो एक सामान्य सा परिचय है भाषा का। इसके स्वरूप की हम बात करते हैं। स्वरूप यानी एक प्रकार से नेचर। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। ठीक है, ये तो चीजें स्पष्ट हैं कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम के रूप में देखा जाता है कि व्यक्ति जो है अपने विचारों का जो आदान प्रदान करता है वह भाषा के रूप में होता है। ठीक है, अब दरअसल आदान प्रदान का एक माध्यम बनाया गया, इसके अनेक पक्ष। हरलॉक महोदय का एक कथन है कि भाषा से तात्पर्य विचारों तथा अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने वाले उन सभी साधनों से है जिसमें संज्ञान या विचारों के आदान प्रदान के सभी पक्ष, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, संकेत, चेहरे का हाव भाव आदि सब कुछ शामिल होता है। यानी भाषा से तात्पर्य विचारों तथा अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने वाले उन सभी साधनों से है जिसमें संज्ञान या विचारों के आदान प्रदान के सभी पक्ष, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना, चिंतन करना, सब कुछ शामिल होता है। ठीक है, ये कथन किसका है? हरलॉक महोदय का है। ठीक है, हरलॉक ने प्राय ये कथन कहा था। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी परिभाषा, शैफर एवं किप के अनुसार। देखिए शैफर और किप ने क्या परिभाषा दिया। शैफर किप के अनुसार है ये परिभाषा, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। भाषा का आशय ऐसे अर्थहीन वैयक्तिक प्रतीकों से है, यानी भाषा का आशय ऐसे अर्थहीन वैयक्तिक प्रतीकों से है जिसमें ध्वनियों, अक्षरों, हाव भाव से, जिन्हें किन्हीं मान्य नियमों के आधार पर संयुक्त करके असंख्य संदेशों का संप्रेषण करते हैं। यानी किप व शैफर क्या कहते हैं? किप व शैफर कहते हैं कि भाषा का आशय ऐसे अर्थहीन वैयक्तिक प्रतीकों से है जिन्हें किन्हीं मान्य नियमों के आधार पर संयुक्त करके असंख्य संदेशों का हम क्या करते हैं? संप्रेषण करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, स्टॉर्ट महोदय क्या कहते हैं? भाई देखिए, कथन इंपॉर्टेंट है, कथन को ध्यान से सुनिए, ध्यान से नोट कीजिए, बहुत ही आवश्यक है आपके लिए।
ठीक है। स्टॉट कहते हैं व्यापक अर्थों में भाषा का आशय निसंदेह ऐसे साधनों से है जिसके द्वारा अर्थ एवं भाव को लोगों के बीच संप्रेषण किया जाता है। ठीक है, अर्थ एवं भाव को लोगों के बीच हम क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं, वह प्रायः भाषा के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक है। विचारों तथा भावों को व्यक्त करने वाले सभी माध्यम साधन इसमें सम्मिलित हैं। भाषा, एक भाषा दूसरी किसी भाषा से अनेक तरह से भिन्न हो सकती है, परंतु भाषा में कुछ निश्चित मापदंड होते हैं और इसी कारण से यह उपयोगी तथा उत्पादक मानी जाती है। ठीक है, तो प्रथम, किसी भी भाषा में शब्दों एवं वाक्यों की संख्या असीमित एवं अनंत होती है। द्वितीय, कोई भी विचार या अवधारणा हर भाषा के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है। यही हो सकता है कि किसी एक भाषा में उसे व्यक्त करने में कम शब्द प्रयुक्त करने पड़े और दूसरी भाषा में उसे व्यक्त करने में अधिक शब्द व्यक्त करने पड़े। ठीक है, प्रत्येक भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके कारण भाषा के संप्रेषण की क्षमता आती है। रोजर ब्राउन ने 1965 में मानव भाषा की विशेषताओं का उल्लेख किया। विशेषताएं हम देख लेते हैं। जैसे विशेषताओं में है, पहली विशेषता, प्रत्येक भाषा में सीमित संख्या में बारी ध्वनियां होती हैं। ठीक है, ये पहली एक विशेषता है कि प्रत्येक भाषा में एक सीमित बाणी ध्वनियां होती हैं, स्पीच साउंड होती हैं, जिन्हें ध्वनिग्राम कहते हैं। तो ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस आपको कि ये फोनोलॉजी क्या होता है। फोनोलॉजी या फोनिम्स जो होता है वो क्या कहते हैं कि प्रत्येक भाषा में सीमित संख्या में बारी ध्वनियां होती हैं, उन्हीं ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, ध्वनिग्राम कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, बारी ध्वनियां अपने आप में अर्थयुक्त नहीं होती, परंतु जब इन्हें परस्पर संयुक्त कर दिया जाता है तब वे अर्थपूर्ण हो जाती हैं। यथा CAT अक्षरों से 3 बारी ध्वनियां निकलती हैं। जैसे CAT अक्षर है, इससे 3 बारी ध्वनियां निकलती हैं, परंतु इसका अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकाला जाता। जब इन्हें हम संयुक्त करके बोलते हैं तब इनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, तब ये सार्थक होती है। ठीक है। तीसरा है, प्रत्येक भाषा में शब्दों का अर्थ मान्यताओं पर आधारित है और यह आवश्यक नहीं है कि शब्द ध्वनि वस्तु के स्वरूप से संबंधित ही हो। चौथा, सभी भाषाओं में शब्दों का क्रमबद्ध रूप से संयुक्त करके वाक्य निर्माण की व्यवस्था होती है। वाक्यों की संख्या प्रारंभ में कम हो सकती है, परंतु आगे चलकर ये असीमित होती है। भाई, जैसे जैसे हमें भाषा का विकास होते जाएगा वैसे वैसे हमें शब्द की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। पहले हमें सीमित संख्या में हमारे शब्द होते हैं, फिर हम किसी अन्य अवस्थाओं में जाते हैं, हमारे कुछ विकास होते हैं, उसी के आधार पर देखी जाती है तो ये संख्या बढ़ जाए। ठीक है, तो इस आधार पर देखा जाता है। ठीक, अगला आता है ये भाषा के संगठक या घटक क्या, कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाषा के घटक, यानी भाषा के घटक में सबसे पहली बात की जाती है ध्वनि विज्ञान की, फोनोलॉजी। ध्वनि विज्ञान इंपॉर्टेंट है गाइस। ये भाषा के घटक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए इसको। अक्सर एग्जाम में मिलता है भाषा के विभिन्न घटक हैं, विभिन्न घटक नहीं है, या भाषा के निम्न घटकों में से कौन सा घटक नहीं है, या भाषा के कौन से घटक हैं। तो इस तरह के प्रश्न मिलता है। तो जिसमें पहला घटक आपको देखेंगे ध्वनि विज्ञान, फोनोलॉजी, यानी प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि प्रणाली होती है। इन्हीं ध्वनि प्रणालियों के आधार पर सार्थक शब्द का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यानी प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि प्रणाली होती है, इनसे एक संयुक्त सार्थक शब्द निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, ये सब बच्चों को इन्हें सीखना पड़ता है और तभी ये संप्रेषण कर पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों के लिए सबसे आवश्यक होता है कि वो जो है ध्वनिग्राम को सीखें। ध्वनिग्राम के आधार पर ही बच्चे में भाषा का विकास होता है, क्योंकि ध्वनिग्राम प्रत्येक भाषा की अपनी एक ध्वनि प्रणाली है। जो बच्चा सबसे पहले ध्वनियों को निकालता है वह, इसका मतलब है कि फोनोलॉजी के स्टेज में है और उसी के आधार पर, यानी उन्हीं ध्वनियों के आधार पर वो भाषाओं का विकास करता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा आता है रूप विज्ञान। रूप विज्ञान क्या कहलाता है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रूप विज्ञान यानी मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इसका आशय उन नियमों से है जिनके द्वारा ध्वनियों के आधार पर सार्थक शब्द निर्मित किए जाते हैं, यानी जिनके आधार पर सार्थक शब्द निर्मित किए जाते हैं और सार्थक ध्वनि निर्मित किया जाता है। यानी ध्वनियों के आधार पर सार्थक शब्द जो निर्मित किए जाते हैं उन्हीं को हम
रूप विज्ञान के नाम से जानते हैं। यानी रूप विज्ञान क्या है? यानी ध्वनियों के आधार पर, जो हमने ध्वनिग्राम देखा था, ध्वनि विज्ञान देखा था, वही ध्वनि विज्ञान के आधार पर जब हम किसी सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो प्रायः वह क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तीसरा आता है रूप विज्ञान। रूप विज्ञान क्या होता है? सिमेंटिक्स। इसका आशय शब्दों एवं वाक्यों के माध्यम से अर्थ व्यक्त करने वाले से है। देखिए, सिमेंटिक्स क्या कहता है, अर्थ विज्ञान क्या, शब्दार्थ विज्ञान क्या कहता है कि इसका आशय शब्दों एवं वाक्यों के माध्यम से अर्थ व्यक्त करना। शब्द और अर्थ के माध्यम से जब हम कोई शब्द व्यक्त करते हैं, कोई वाक्य व्यक्त करते हैं, कोई मीनिंग व्यक्त करते हैं, तो प्रायः वह क्या कहलाता है? हमारा शब्दार्थ विज्ञान के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसी में कहा गया कि इसका यानी सार्थक इकाई का मॉर्फीम, यानी जब हम कहें कि किसी भाषा में सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, तो मॉर्फीम होती है। गाइस, अक्सर एग्जाम में मिलता है, मॉर्फीम क्या होती है? मॉर्फीम यानी किसी भाषा में सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? मॉर्फीम कहते हैं। किसी भाषा में सबसे जो छोटी इकाई होती है वही मॉर्फीम कहलाती है। एग्जाम में मॉर्फीम बहुत पूछता है। ठीक है, यह स्वतंत्र या आबद्ध रूप से हो सकती है, जैसे कुत्ता, तो एक स्वतंत्र मॉर्फीम है। लेकिन यदि कुत्ते कहा जाए तो यह क्या होता है? एक आबद्ध मॉर्फीम के रूप में होता है, जो किसी न किसी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए, इसके आधार पर अगर हम बात करें, अगला वाक्य विन्यास ये आता है। वाक्य विन्यास क्या होता है? देखिए, वाक्य विन्यास को हम सिंटेक्स कहते हैं। ठीक है, ये वाक्य विन्यास होता क्या है? वाक्य विन्यास का मतलब है कि इसका आशय भाषा की संरचना से है। ये वे नियम हैं जिनके आधार पर शब्दों को संयुक्त करके वाक्यांश या वाक्य बनाए जाते हैं। यानी सिंटेक्स होता है कि भाषा का आशय ऐसी संरचना से है जो जिनके आधार पर शब्दों को संयुक्त करके वाक्य बनाया जाता है, यानी सिंटेक्स कहलाता है। सिंटेक्स का निर्माण करना, वाक्य का निर्माण करना, वाक्य विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यानी वाक्य विन्यास क्या है? वाक्य विन्यास विज्ञान क्या है? जब हम किसी वाक्य का निर्माण करें, जब विभिन्न प्रकार के शब्दों को संयुक्त करके किसी वाक्य का निर्माण करते हैं तो वाक्य विन्यास कहलाता है। और लास्ट हमारा आता है प्रैग्मैटिक्स। प्रैग्मैटिक्स का मतलब होता है कि किसी शब्द को, वाक्य को जब हम अपने प्रभावशाली तरीके से कहते हैं तो वह जो है वाक्य प्रैग्मैटिक्स कहलाता है। यानी इसका तात्पर्य ऐसे नियम या ज्ञान से है जिसके आधार पर भाषा का संप्रेषण हेतु प्रभावशाली तरीका अपनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 घटक हैं। 5 घटक, यानी पहले आता है आपका फोनोलॉजी, फिर मॉर्फोलॉजी, फिर सिमेंटिक्स, फिर आपका सिंटेक्स, फिर प्रैग्मैटिक्स। ठीक है, चलिए, ये चीजें कंफर्म है, अक्सर एग्जाम में गाइस मिलता है, इसलिए मैं आपको बता दिया ये कि ये जो घटक हैं, कंपोनेंट्स, ये अवश्य मिलते हैं। ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, शब्दार्थ विज्ञान, मॉर्फीम, वाक्य विन्यास, प्रैग्मैटिक्स। ठीक है, अब देखिए, वाणी की बात हम थोड़ा सा कर लें, अक्सर एग्जाम में मिलता है। वाणी क्या चीज होती है? वाणी यानी भाषा विकास में वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, भाषा विकास में वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है। वाणी विकास हेतु वाणी ध्वनियों एवं शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। शिशु प्रारंभ में इन्हें सीखता है, आगे चलकर उसे भाषा के ऊपर नियंत्रण अनुभव होने लगता है। ठीक है, वाणी को वाक शक्ति भी कहा जाता है, परंतु इसके साथ यह आवश्यक शर्त है कि वाणी उसे ही कहेंगे जिसका अर्थ अन्य लोग शीघ्रता से समझ सकें एवं बच्चे जिन्हें वस्तु विशेष से संबद्ध कर सकें। जैसे यदि वे आम कहते हैं तो आम का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यानी वाणी वही चीज है जिसे एक हम वाक शक्ति कहते हैं और जिसका अर्थ अन्य कोई व्यक्ति आसानी से समझ जाए। बच्चे भी यदि किसी शब्द का संकेत करते हैं और उसके अर्थ को स्पष्ट रूप से वो व्यक्त करने लगे तो इसका मतलब है कि वह उसकी एक वाणी कहलाती है। ठीक है, हरलॉक ने वाणी को भाषा का ही एक रूप माना है।
जिसमें स्पष्ट ध्वनियों या शब्दों का उपयोग करके विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक, अब देखिए स्टॉट क्या कहते हैं वाणी के संदर्भ में। स्टॉट ने कहा वाणी का अर्थ उच्च स्तरीय सुस्पष्ट स्वरों एवं संबंधित ध्वनि प्रणालियों का उपयोग करके संप्रेषण करना होता है। ठीक है, वाणी का महत्व, वाणी का महत्व, वाणी के अभाव में व्यक्ति गूंगा हो जाता है, उसकी संप्रेषण क्षमता भी प्राय लगभग समाप्त हो जाती है। इसके वाणी यानी इसके महत्व पर निम्न प्रकार प्रकाश डाला गया। क्या पहला है सामाजिक महत्व, यानी वाणी का एक सामाजिक महत्व होता है। भाई आपके पास वाणी है और उसी वाणी के आधार पर आप एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, तो सामाजिक महत्व इसका है। ठीक है, वाणी का एक सामाजिक महत्व होता है। अब सामाजिक महत्व क्या है, यदि आप समाज से अंतरक्रिया स्थापित करते हैं तो समाज से अंतरक्रिया स्थापित करने के लिए आपके पास वाणी का होना आवश्यक है, तभी आप अंतरक्रिया स्थापित कर पाएंगे। ठीक, दूसरा आता है आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन क्या होता है, सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी वाणी आत्म मूल्यांकन पर कार्य करती है, यानी आत्म मूल्यांकन का भी कार्य वाणी करती है। प्राय जब व्यक्ति कुछ बोलता है सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर या सोचता है कि उसकी बात लोगों को खुश करेगी या ना खुश करेगी, तो प्राय वह भी एक प्रकार से वह उसका एक मूल्यांकन है। ठीक है, जितनी जल्दी व्यक्ति किसी की वाणी विचार पर तत्काल प्रतिक्रिया दे दे, वह उसका एक मूल्यांकन कहलाता है। वो प्रतिक्रिया किस रूप में हो रही है, सही रूप में हो रही है, गलत रूप में हो रही है, प्राय उसके मूल्यांकन का वो अवसर देती है। ठीक है, तीसरा आता है शैक्षिक मूल्यांकन, यानी वाणी से शैक्षिक मूल्यांकन भी होता है। वाणी की योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि में संबंध पाया जाता है। यदि किसी बालक के पास अच्छा शब्द भंडार है तो वह वस्तुओं को वह का वर्णन अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से कर सकेगा और परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर सकेगा। तो ठीक है, शब्द भंडार के आधार पर ही उसकी शैक्षिक योग्यता को देखी जाती है। ठीक है, सामाजिक संबंध में महत्व होता है, यानी वाणी के आधार पर ही सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं आपके। ठीक, भाषा विकास की अवस्थाएं पर हम चर्चा कर लें। बात भाषा विकास की अपनी एक अवस्था होती है भाई। ठीक है, भाषा विकास की अवस्था, देखिए भाषा विकास प्रक्रम की कुल 2 चरणों में स्पष्ट किया गया है। ठीक है, इन्हें एक प्रारंभिक और एक उच्च रूप कहते हैं। भाषा विकास के संबंधों में एक महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, भाषा विकास को 2 चरणों में स्पष्ट किया गया है। एक को हम प्राइमरी कहेंगे, प्रारंभिक कहेंगे, और दूसरे को हम उच्च रूप कहते हैं। ठीक, तो ये इसका कुछ डायग्राम है, इसके आधार पे भी यदि आप चाहें तो समझ सकते हैं भाषा विकास की प्रक्रिया। देखिए इस आधार पर देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट पिरामिड है, इसके आधार पर भी प्राय जो है बच्चे भाषा का विकास करते हैं। ठीक, ये चीजें दर्शाता है कि बच्चों में भाषा का विकास किस लेवल पर होता है, कैसे होता है, उसको मैं आगे भी चर्चा कर देता हूँ। ठीक है, भाषा विकास का प्रारंभिक रूप क्या है, देखिए 2 रूप जो इसकी बात किया जा रहा था, उसका प्रारंभिक रूप क्या है ये देखिए। प्रारंभिक रूप की हम बात करें तो सबसे पहले बच्चों में शब्दों के स्पष्ट उच्चारण तथा उनके महत्व को समझने की योग्यता प्रदर्शित होने के पहले उनमें कुछ ऐसे व्यवहार देखने को मिलते हैं जिन्हें भाषा का विकास का प्रारंभिक रूप माना जाता है, जैसे क्रंदन करना, विस्फोटक ध्वनियां निकालना, बलबलाना, हाव भाव का प्रमुख है। प्रारंभ में बच्चों में इन्हीं विशेषताओं का प्रदर्शन होता है, इनमें भाषा विकास की नींव पड़ती है। ठीक है, जैसे क्राइंग है आपका, क्राइंग करना, फिर विस्फोटक ध्वनि निकालना, यानी कोइंग कह लें हम इसको। ठीक है, बबलिंग कह लें हम इसको, बबलिंग करता है, फिर वो जो है प्रोनाउंसिएशन करता है। तो एक प्रकार से इस तरह से बच्चे में भाषा का विकास प्रारंभिक स्तर पर देखा जाता है। अब दूसरे स्तर की हम बात कर लें। दूसरा स्तर यानी क्रंदन, अगर उसी का है प्रारंभिक में ही अगर देखें तो पहले हम क्या करता है, बच्चा क्रंदन करता है, क्राइंग करता है, यानी जन्म के समय बच्चा बहुत ज्यादा क्रंदन करता है। तो इसका मतलब है कि भाषा स्फुटन की वो प्रक्रिया है। ठीक है, अब क्रंदन के दौरान जन्म उपरांत प्रारंभिक महीनों में क्रंदन अधिक करता है बच्चों में। जन्म उपरांत तीसरे सप्ताह में प्रदर्शित होने वाला क्रंदन व्यवहार प्रथम सप्ताह के क्रंदन से भिन्न मालूम होने लगते हैं। इसके बाद आयु बढ़ने के साथ साथ क्रंदन के स्वरूप में भी अंतर होने लगता है और उस आधार पर प्राय भाषा विकास की प्रक्रिया देखी जाती है। ठीक है, अब देखिए
बुलहर एक वैज्ञानिक हैं, इनका क्या मानना है, बच्चों में रोने का व्यवहार शारीरिक कष्ट, तीव्र उत्तेजना, असुविधाजनक शारीरिक स्थिति, निद्रा व्यवधान, थकान, गति बाधा, खेल सामग्री को हटाने या भय एवं अन्य व्यक्तियों से संपर्क समाप्त होने के कारण प्रदर्शित होता है। लगभग तीसरे माह में के पूरा होने पर से पहले बच्चे अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने एवं रोने लगते हैं। विभिन्न कारणों से उत्पन्न क्रंचन की तीव्रता में ही अंतर दिखाई देने लगता है। ठीक, अब देखिए, ये भाषा विकास में कुछ मील के पत्थर चीजें साबित होती हैं। कैसे साबित होते हैं, उनकी हम तालिका के रूप में देखें। जैसे 12 सप्ताह कूज, क्रंदन से कूज होता है। चूंकि जन्म के समय तो ये क्रंदन करता है, लेकिन बाद में उसी को कूज के रूप में हो जाता है, फिर बलबलाना के रूप में हो जाता है। 16 सप्ताह में ध्वनियों में अंतर कर लेना, मानव ध्वनि के प्रति अनुक्रिया या अनुक्रिया देने लगता है। 20 सप्ताह में वह स्वर एवं व्यंजन ध्वनियां उत्पन्न करने लगता है। 6 माह में एक शब्द तक वह बलबलाने लगता है, जैसे माँ, प, ब, द, बू, बा, है ना। ये चीजें जो है 6 माह में दिखाई देने लगती हैं। 8 माह में माँ, मुंह, दा, दू, यानी इस तरह के उन्हीं चीजों को, यानी जो पहले 6 माह में एक शब्द वो बोल रहा था, उन्हीं शब्दों को वह रिपीट करने लगता है, यानी मामा के रूप में, दादा के रूप में। ठीक है, फिर 12वें माह में भी बात कर ले तो कुछ शब्दों के प्रतीक के रूप में समझ में आने लगता है। 18 माह भी बलबलाना और 2 से 50 शब्द तक बोलने की क्षमता उसमें आ जाती है। 24 माह में वह शब्दों का अर्जन, मुख्यतः संज्ञा शब्द, वह शब्द जो वाक्यांश की क्षमता को बढ़ाते हैं, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। 30 माह में शब्द भंडार तीव्र गति से वृद्धि प्रतिदिन होने लगती है और 36 माह में शब्द भंडार 1000 तक आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से प्रायः इसमें जो इसकी तालिका है वो भाषा विकास का प्रदर्शन जो होता है उसको वह दिखाने लगती है। ठीक है, चलिए दूसरा आता है विस्फोटक ध्वनियां व बलबलाना। ठीक है, यानी जन्मोपरांत प्रथम महीने से ही क्रंदन के अतिरिक्त बच्चों में अनेक प्रकार की साधारणतया ध्वनियां उत्पन्न होने लगती हैं और वह बलबलाने के रूप में या विस्फोटक ध्वनियों के रूप में होने लगती हैं। जैसे 3-4 महीने का बच्चा होता है तो बड़ा, छुटिया, छोटा, बड़ा, छोटा, इस तरह की चीजें जो है, यानी सबसे पहले वो स्वर इत्यादि ध्वनियों को वह बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, इस आधार पर भाषा का विकास उसमें देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए स्वर व्यायाम। सबसे पहले बच्चा स्वर के रूप में बोलता है, स्वर वर्णों का वो उच्चारण करता है। ये चीजें याद करने लायक है कि सबसे पहले बच्चे का विकास स्वर के रूप में होती है, स्वर ध्वनियों के रूप में होती है। इसके बाद फिर वो व्यंजन को करता है, यानी 3-4 महीने में इच्छा अनुसार बोलना प्रारंभ कर देते हैं और 6वें महीने में वो स्वर, इसके बाद फिर वो व्यंजन की चीजों को बोलना शुरू करता है। ठीक, देखिए इसके बाद हाव भाव का है। भाषा विकास में प्रारंभिक रूपों में हाव भाव का भी प्रयोग होने लगता है, यानी बच्चा हाव भाव के आधार पर संकेत करने लगता है कि अब हमें किस चीज की आवश्यकता है, भूख की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है, जिन चीजों की भी आवश्यकता है वो चीजें हाव भाव के आधार पर व्यक्त करने लगता है। ठीक है, इसके बाद संवेगात्मक अभिव्यक्ति आती है। बच्चों में संप्रेषण का पूर्णकारी यानी अवस्था में एक प्रकार से संवेगात्मक अवस्था होती है। ठीक है, संवेगात्मक अवस्था में यानी संवेग सुख के रूप में है, दुख के रूप में है, जिस भी प्रकार से है प्रायः हुआ उसी प्रकार से बच्चा संवेगात्मक क्षमता का प्रदर्शन करता है। ठीक है, इसके बाद वाणी विकृतियों पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। वाणी विकृतियां, भैया वाणी चूंकि व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है और यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी होती है, कोई दोष होता है तो प्रायः वाणी विकृति के रूप में देखी जाती है। वाणी एक प्रकार से स्पीच डिसऑर्डर के रूप में देखा जाता है, यानी वाणी तथा विकास की अवधि में बच्चों में अनेक प्रकार की वाणी त्रुटियां एवं दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब वाणी विकृति, चलिए कुछ इसमें खास नहीं है, बस यही है कि व्यक्ति जो कम्युनिकेशन स्थापित करता है, जो अंतरक्रिया समाज के साथ स्थापित करता है, वाणी चूंकि विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है, व्यक्ति किस तरह से विचारों का आदान प्रदान करता है और वह उसकी वाणी पर निर्भर करता है। यदि उसे विचार विनिमय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो प्रायः उसी को हम वाणी विकृति या वाणी दोष कहते हैं। ठीक है, तो ये दोष
कैसी है? देखिए, वाणी में सहायक अंगों का क्षतिग्रस्त होना, पहले तो आप ये जानिए कि वाणी दोष उत्पन्न क्यों होता है। ठीक है, तो पहला है कि सहायक अंगों में क्षतिग्रस्त हो जाना या फिर विकास का अभाव होना। दूसरा, समुचित प्रशिक्षण की कमी है, बहरापन है, उत्तेजित दशाओं में बोलना है, संवेगात्मक अस्थिरता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में असंतुलन है, गलत उच्चारणों का अनुकरण है। ठीक है, वाणी विकृति के प्रकार को हम देख लेते हैं। वाणी विकृति के प्रकार में प्रायः दो वर्गों में इसे विभक्त किया गया है। पहले को वाणी त्रुटि कहते हैं और दूसरे को वाणी दोष कहते हैं। तो वाणी त्रुटि को हम देख लेते हैं। वाणी त्रुटि क्या है? वाणी त्रुटि, देखिए, वाणी त्रुटि में सबसे पहले बचपना अवस्था में वाणी त्रुटियां प्रायः उत्पन्न हो जाती हैं, परंतु स्वतः अदृश्य होती रहती हैं। यानी बचपना अवस्था में अक्षर जो है बच्चा सही तरीके से बोल नहीं पाता, उसको रा कहना है कि ला कहना है, ये प्रायः उसमें सस्पेंस बहुत बना हुआ होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। यानी अशुद्ध अधिगम के कारण भी यदि व्यक्ति अशुद्ध उच्चारण करता है तो वह भी उसकी जो है वाणी त्रुटि कहलाती है। ठीक है, जैसे अप्रत्यक्ष कर्म होता है, इसके आधार पर भी प्रायः वाणी त्रुटियां पाई जाती हैं, और अंतर परिवर्तन होता है, इसके आधार पर भी वाणी त्रुटियां पाई जाती हैं। जैसे यदि जटिल शब्द कभी कभी सुनने को मिलते हैं तो बच्चे उन्हें याद करने में कुछ अक्षरों का स्थान परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, ऐसी अवस्था में सही उच्चारण अवश्य बता देना चाहिए। राजस्थान के स्थान पर जार स्थान कह देना, जैसे अक्षर होता ना एग्जाम वगैरह में, देखिए सीटेट वगैरह में, भाई मैं इसलिए बताते चल रहा हूं कि प्रश्न मिलता कैसे है। जैसे बच्चा राजस्थान बोलना है उसको, लेकिन राजस्थान की जगह पे वो क्या कह देता है? जारस्थान कह देता है। राजधानी कहनी है, राजस्थानी का स्थान पर जारधानी कह दे, तो इसका मतलब है कि उसमें कौन सी दोष है? तो उसमें क्या कहते हैं? उसमें वाणी त्रुटि है। और वो वाणी त्रुटि कैसी है? अंतर परिवर्तन वाणी त्रुटि है। यानी शब्द के स्थान पर किसी दूसरे शब्द को रख देना, ये अंतर त्रुटि कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अस्थापन इस तरह की त्रुटि उस समय होती अनुभव की जाती है जब बच्चे सीखे गए शब्दों में से कुछ पुराने अंशों के स्थान पर नवीन अक्षर लगा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बेबी कहा जाए उनको और वो बेब, ट्रेन कहा जाए तो ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अस्थापन वाणी त्रुटि है। अस्थापन वाणी त्रुटि वह त्रुटि होती है जिसमें सीखे हुए शब्दों को बोलते समय किसी एक शब्द के स्थान पर किसी दूसरे शब्द को रख देना। जैसे ट्रेन, अब ट्रेन कहना है तो ट्रेन ना कहकर केवल ट्रेन कहते हैं। ठीक, बेबी कहना है तो बेबी की जगह पे बेब कहते। इसका मतलब है उसमें वाणी त्रुटि है, लेकिन ये वाणी त्रुटि किसके आधार पे? अस्थापन की देने वाली। ठीक है, अगला आता है वाणी दोष। वाणी दोष क्या होता है? देखिए, वाणी दोष, बच्चों में वाणी संबंधी त्रुटियों के अतिरिक्त वाणी दोष भी मिलते हैं। भाषा विकास में वाणी दोष का कारण बहुत ज्यादा है। अशुद्ध उच्चारण है, यदि बच्चे अपेक्षित अक्षरों के स्थान पर अन्य अक्षर ध्वनियों का उपयोग कर दें तो वह जो है अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। इसके आधार पर भी प्रायः देखा जाता है। ठीक है, तो अशुद्ध उच्चारण होता है। इसके अलावा अस्पष्ट उच्चारण है, यानी अस्पष्ट उच्चारण भी प्रायः वाणी दोष के रूप में देखा जाता है। ठीक, अब अस्पष्ट उच्चारण क्या चीज होता है? जैसे देखिए अस्पष्ट उच्चारण या वाणी की अस्पष्टता भी बच्चों में तथा कुछ वयस्कों में पाई जाती है। अस्पष्ट उच्चारण का मुख्य कारण होठों, जिह्वा या जबड़ों की निष्क्रियता है। इसके अतिरिक्त यदि स्वर अंगों में पैरालिसिस का प्रभाव हो तब भी अस्पष्ट उच्चारण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो अस्पष्ट उच्चारण हो गया। ये तुतलाना है, तुतलाना भी प्रायः क्या होता है? यानी ये अस्पष्ट उच्चारण हो गया, ये तुतलाना है। ठीक, तुतलाना यानी बच्चों तथा वयस्कों में भी तुतलाने का प्रदर्शन होता है। वैसे यह दोष कम लोगों में पाया जाता है। हार्लॉक के अनुसार 6 से 7 वर्ष के बच्चों में 1% बच्चे इस दोष का शिकार होते हैं। ठीक है, तुतलाना यानी अगर हम कहें तो शब्दों का सही तरीके से उच्चारण ना कर पाना तुतलाना है, या प्रायः अक्षरों को की पुनरावृत्ति कई बार करता हो और सही तरीके से फिर भी वो उच्चारण ना कर पाता हो, जिसका मतलब है कि वो उसका तुतलाना कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हकलाना आएगा। हकलाने का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे है हकलाना, थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ हुआ। हकलाना, हकलाने का मतलब कि
किसी शब्द की जो बोलने की प्रक्रिया है उसकी पुनरावृत्ति कई बार हो, कई बार दोहराई जाए और वह शब्द सही तरीके से स्पष्ट रूप से उच्चारित ना हो सके तो प्रायः वह उसका हकलाना कहलाता है। कुछ बच्चेदार व्यक्तियों में हकलाने के गंभीर दोष पाए जाते हैं। ठीक है, यह दोष तुतलाने से ज्यादा हानिकारक है। इस दोष के कारण बात करते करते गला रुक जाता है, बात आरंभ करते समय कुछ समय तक बात ही नहीं निकलती, या गले का अवरुद्ध हो जाना, या बात मुंह से ना निकलना ही प्रायः हकलाना कहलाता है। ठीक है, इससे व्यक्ति तनाव में आ जाता है तथा वह शर्मिंदगी अनुभव करने लगता है। ठीक, तो इस तरह से हकलाने की भी प्रक्रिया होती है। ठीक, इसके बाद हम बात कर लें बाल भाषा की अंतर वस्तु। देखिए, बाल भाषा, चूंकि द कॉन्टेंट्स ऑफ चिल्ड्रंस लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, बाल भाषा यदि बच्चों के वार्तालाप या कथनों का विश्लेषण किया जाए तो ऐसे शब्द कथन उनके वार्तालाप से प्राप्त होंगे जो उनकी रुचियों तथा व्यक्तित्व इत्यादि के स्वरूप को समझने में सहायक होते हैं। इन्हें ही भाषा की अंतर वस्तु कहते हैं। ठीक है, चलिए, वाणी के प्रकार। अनेक लोगों ने यह ज्ञात करने का प्रयास किया कि बच्चों के वार्तालाप में किस प्रकार के शब्द या वाक्यांश पाए जाते हैं। पियाजे ने बच्चों के द्वारा मित्र मंडली में प्रयुक्त शब्दों का विश्लेषण करके अहम केंद्रित वाणी या सामाजिक वाणी नाम दिया। देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें मिली आपको। पियाजे ने बच्चों के द्वारा मित्र मंडली में प्रयुक्त शब्दों का विश्लेषण किया। इसके आधार पर उसने उनकी वाणी को अहम केंद्रित वाणी या सामाजिक वाणी नाम दिया। यानी पियाजे ने बच्चों के जो मित्र मंडली द्वारा प्रयुक्त शब्द हैं, जब उनका विश्लेषण किया तो उनके आधार पर पाया कि बच्चे जो शब्द बोलते हैं वह उनकी एक अहम केंद्रित शब्द होता है। ठीक है, अहम केंद्रित शब्द होता है, यानी इसी शब्द को प्रायः सामाजिक वाणी का भी नाम दिया जाता है या अहम केंद्रित के नाम से जाना जाता है। तो पियाजे ने अहम केंद्रित वाणी की बात की है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं अहम केंद्रित वाणी होती क्या है। अहम केंद्रित वाणी यानी से तात्पर्य प्रारंभ में बच्चों द्वारा प्रयुक्त होने वाले पद उन्हीं से या उनकी वस्तुओं से संबंधित होते हैं। इनमें सामाजिक शब्दों का अभाव होता है। अहम केंद्रित वाणी की अवस्था में वे स्वतः बोलते रहते हैं, मोनोलॉजियस, यानी बच्चे किसी शब्द, किसी वस्तु के संबंध में, किसी खिलौनों के संबंध में जब वो अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह उनकी क्या होती है, अहम केंद्रित वाणी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, उनमें वाणी के साथ साथ शारीरिक क्रियाएं भी होती है तथा दूसरों के ध्यान आकर्षित करने के लिए स्वागत भाषण या आत्म भाषण भी करते देखे जाते हैं। प्रायः बड़बड़ाते रहना पियाजे के अनुसार 3 से 5 वर्ष तक के बीच उनके द्वारा बोले गए शब्दों में से आधे से अधिक आत्म केंद्रित होते हैं। बच्चों में 7 वर्ष की आयु में आत्म केंद्रण लगभग 45% पाया जाता है, परंतु मैकार्थी का मत है कि बच्चे भाषा में अहम केंद्रित इतनी अधिक नहीं पाए जाते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक वाणी, यहां तो हो गया। अब हम सामाजिक वाणी की बात कर लें। सामाजिक वाणी क्या होती है? देखिए, बच्चों में सामाजिक शब्दों का प्रदर्शन सामाजिक संपर्क में आने से होता है। पियाजे ने सामाजिक वाणी को भी अनुकूलित सूचना, आलोचना, प्रभुत्व, निवेदन, धमकी, प्रश्न उत्तर विभक्त में आदि में विभक्त किया। अनुकूलित सूचना भाषा का वह रूप जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है और अनिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास। यानी सब मिला के हम बात करें तो पियाजे ने प्रायः सामाजिक वाणी की भी बात की है। उनका मानना है कि जब व्यक्ति, बच्चा किसी बड़े बुजुर्ग या समाज के संपर्क में आता है और उनके द्वारा जो भी शब्द सुनता है, चाहे वो शब्द किसी प्यार के शब्द हों, किसी धमकी भरे शब्द हों, या किसी भी प्रकार के प्रश्न उत्तर हो, निवेदन हो, आलोचना हो, तो उसी के आधार पर वो अपनी भाषाओं का विकास करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक वाणी कहा जाता है। भाषा विकास के निर्धारक। देखिए, भाषा विकास के निर्धारक में सबसे पहले हम मानसिक योग्यता की बात कर लें। यानी कुछ ऐसे कारक हैं, कुछ ऐसे निर्धारक हैं जो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं से। सबसे पहले हम मानसिक योग्यता की बात कर लें। यानी मानसिक योग्यता भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। यदि आप बहुत अच्छे मानसिक योग्यता के हैं, मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है आपकी, तो भाषा विकास भी प्रायः बहुत अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, तो प्रायः मानसिक योग्यता हो जाएगी आपका। दूसरा सामाजिक परिवेश हो जाएगा। सामाजिक परिवेश में भी प्रायः बच्चे
कि भाषा का विकास होता है, बच्चे का जैसा सामाजिक परिवेश होगा, जैसा समाज होगा, उसी के अनुसार प्राय उसमें भाषाओं का विकास देखने को मिलता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर बच्चा भाषा का विकास करता है। ठीक, इसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य है बच्चे का, भाषा विकास के में बच्चों के स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे बच्चे जो प्राय बीमार पड़े रहते हैं उनमें भाषा का विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता। तो प्राय शारीरिक स्वास्थ्य की भी हम बात कर लें, नकार वृत्ति यानी निगेटिविज्म की बात कर लें। यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच का होगा, हमेशा निगेटिविज्म होगा, हमेशा नकारात्मक सोचता होगा, तो प्राय उसमें भाषा का विकास भी सही तरीके से नहीं होगा, उसे नकारात्मक वृत्ति कहते हैं। ठीक है, बहरापन है, जिन बच्चों में बहरापन की समस्या होती है या जो कठिनाई से सुन पाते हैं उन्हें, उनके भाषा विकास काफी देरी से होता है। ठीक, लैंगिक भिन्नता यानी वाणी विकास, उच्चारण तथा शब्द भंडार पर लैंगिक भिन्नता का भी प्रभाव पड़ता है। यानी एक अध्ययन में 95 बच्चों की ध्वनियों का विश्लेषण किया गया। इन बच्चों की आयु 1 से 30 माह के बीच थी। अध्ययन में पाया गया कि प्रथम वर्ष में बालक एवं बालिकाओं की ध्वनियों में अंतर नहीं था, परंतु द्वितीय वर्ष की अवधि में बालक और बालिकाओं में अपेक्षाकृत अधिक अंतर पाए गए। ठीक है, इसका मतलब है कि लैंगिक विभिन्नता में भी अंतर के कारण भाषा विकास में अंतर होता है। ठीक है, बहुजन यानी कुछ ऐसे भी अध्ययन है जिनमें यह प्रमाणित होता है कि यदि एक साथ एक से अधिक संतानें उत्पन्न होती हैं, जिसको हम ट्विन चाइल्ड कहते हैं, जुड़वा बच्चे कहते हैं, 2 से 3 बच्चे उत्पन्न होता है, तो अमूमन उसमें भी भाषा विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। ठीक है, द्विभाषीवाद या द्विभाषावाद क्या कहलाता है? देखिए, बच्चों की वाणी या भाषा विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है कि एक साथ कितनी भाषाएं सीख रहे हैं। यदि मातृभाषा के अतिरिक्त कोई विदेशी भाषा भी बच्चा सीखता है तो अमूमन जो है वह द्विभाषी कहलाता है। हम भोजपुरी सीख रहे हों, साथ में कोई विदेशी भाषा भी सीख रहे हों, या एक साथ कोई बच्चा किसी घर में है और उस परिवार का कुछ सदस्य खड़ी बोली का प्रयोग करता है, कुछ भोजपुरी का प्रयोग करता है, कुछ अंग्रेजी का प्रयोग करता है, तो उस दौरान बच्चे में इतना कंफ्यूजन आ जाता है कि उसका भाषा विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगता है, सही तरीके से भाषा विकास नहीं हो पाता। तो इस तरह से ये भाषा विकास की प्रक्रिया रही। भाषा विकास यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही विस्तृत रूप से हमने इसकी चर्चा की। आप चाहें तो आप वीडियो में हमेशा आप पढ़ते वक्त ये चीजें जरूर किया करिए कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप नोट करते रहिए, ताकि भविष्य में वही चीजें आपको काम आएंगी। तो ये तो आज विस्तृत चीजें हमने दे दी। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा एक समरी रूप में आएगा, जो वो भी आपके काम के लिए होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।